हम लोग आरएनए वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। ये माना गया कि सबसे पहले जब इवोल्यूशन हुआ लाइफ का अर्थ के ऊपर, तो पहले आरएनए बना होगा, तब जाकर के डीएनए बना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लाइफ प्रोसेस ऐसे हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब आरएनए की वजह से ही हो पाते हैं। आरएनए इनके लिए जरूरी है। तो ये माना गया है कि लाइफ के इवोल्यूशन के लिए आरएनए ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद इस जो है कि डीएनए इसके बाद बना होगा, ऐसा माना जाता है। और आरएनए एक कैटालिस्ट की तरह भी वर्क करता है और जेनेटिक मटेरियल दोनों की तरह काम करता है। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि सबसे पहले आरएनए ही बना होगा, क्योंकि वो दोनों फंक्शन में करता है। हालांकि सभी रिएक्शन में नहीं, लेकिन कुछ रिएक्शन में आरएनए कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। तो अब ये बात अलग है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से आरएनए डीएनए के रिस्पेक्ट में अनस्टेबल होता है। तो आरएनए से फिर बाद में डीएनए का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए ताकि वो स्टेबल हो सके, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं, और डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से, और उसके अंदर एक कैपेसिटी और होती है डीएनए के अंदर कि अपने आप को वो रिपेयर कर सकता है। तो डीएनए आप जानते हैं कि ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इवोल्यूशन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि आरएनए का डेवलपमेंट पहले हुआ होगा। तो आरएनए इज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और जैसा कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब आरएनए के थ्रू होती है, न कि डीएनए के थ्रू। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। तो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज करने के कुछ ही समय के बाद एक स्कीम प्रेजेंट किया कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव स्कीम प्रेजेंट करता है। डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। क्या मतलब हुआ इसका? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि डीएनए यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल हेलिक्स है, ये हेलिक्स अनवाइंड होती है, तो उसमें से जो पेरेंटल हेलिक्स है वो हाफ इसमें डीएनए में जा रही है और हाफ इस, माने एक हेलिक्स इसका पेरेंटल इस डीएनए का है और एक हेलिक्स इस डीएनए का पेरेंटल है, यानी, और ये फिर ऐसे फर्दर आगे जनरेशन में मूव करता रहता है। तो ये कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एनर्जी कंजर्वेशन, वैसे यहाँ डीएनए का कंजर्वेशन है, यानी ये कभी फिनिश नहीं होता। ये आप ऑरेंज से जो देख रहे हैं ये क्या है? ये यहाँ पे आप रेड से देख रहे हैं, ये क्या है? पेरेंटल डीएनए है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि ऐसा एक्चुअली कैसे होता है या किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ई कोलाई के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक मीडियम लिया जिसमें उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया। अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन थी वो हैवी आइसोटोप थी। हैवी आइसोटोप का मतलब N15 उन्होंने लिया है। तो ऐसा अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया जिसका कि जो नाइट्रोजन एटम था वो हैवी आइसोटोप था। तो इसकी वजह से फिर उस मीडियम में इन्होंने कई जनरेशन तक ई कोलाई को ग्रो कराया। तो जब कई जनरेशन तक ई कोलाई को उस मीडियम में ग्रो कराया गया जिसमें कि अमोनियम क्लोराइड था, ऐसा अमोनियम क्लोराइड जिसका जो नाइट्रोजन था वो हैवी आइसोटोप था। तो इसकी वजह से जितने भी इसके अंदर डीएनए बने और भी जो मालिक्यूल बने उनमें ये N15 क्या हो गया? इनकॉर्पोरेटेड हो गया। तो जितने भी मालिक्यूल डीएनए के या अदर मालिक्यूल बने उसमें सब में जो नाइट्रोजन था वो कैसा हो गया? अब हैवी आइसोटोप हो गया। और उस हैवी आइसोटोप वाले डीएनए या फिर ई कोलाई को उन्होंने नॉर्मल डीएनए वाले ई कोलाई से अलग किया। कैसे अलग किया? सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। एक ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से जो हैवी मालिक्यूल थे, हैवी आइसोटोप वाले थे अमोनियम क्लोराइड में, जिनको हम ग्रो कराया गया था, तो उसमें क्या हुआ कि N15 उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो गया उसके डीएनए में। तो ऐसे डीएनए वाले ई कोलाई को उन्होंने CHCl यानी कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू अलग किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि फिर इसको नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड वाले सोल्यूशन में फिर से ग्रो कराया। पहले एक बार हैवी आइसोटोप वाले मीडियम में ग्रो कराया, फिर नॉर्मल वाले में ग्रो कराया। तो जब हैवी वाले में ग्रो कराया तो क्या हुआ? जितने भी इसमें डीएनए थे सबके अंदर
जो नाइट्रोजन आया वो कैसा हो गया, हैवी वाला आ गया। लेकिन बाद में जब उसको नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में जब ग्रो कराएंगे तब क्या होगा, तब जो इसमें नाइट्रोजन आएगा वो नॉर्मल आएगा, न कि हैवी वाला। तो क्या होता है आगे देखते हैं। ई कोलाई की लाइफ साइकिल हम जानते हैं 20 मिनट होता है। 20 मिनट का मतलब 20 मिनट में एक सेल से 2 सेल बन जाती है। तो जब एक सेल से 2 सेल बनने का मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सिंगल डीएनए, यहाँ पे ये 2 डीएनए बन गए 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है वो बिना हैवी वाला आइसोटोप वाला है। तो जब उसमें ग्रो कराएंगे तो हमने देखते क्या है कि आधा इसमें जो डीएनए है वो N15 वाला है, जबकि आधा जो डीएनए है वो नॉर्मल वाला है, नॉर्मल नाइट्रोजन वाला है, यानी N14 वाला है। इसी तरह नीचे वाले में हम देखते हैं कि आधा डीएनए यानी डीएनए की एक हेलिक्स N15 वाली है और एक हेलिक्स N14 वाली है, दोनों में ऐसा हुआ है। तो जनरेशन 1 में हम देखते हैं कि जो भी हमें डीएनए मिलता है या जो भी इकोलाई मिलता है उनका डीएनए में एक हेलिक्स तो N15 का है, एक N14 का है। इसी तरह इसमें भी है। ये कैसे हमें पता चला, हमने इसको क्या किया है, यही सीजियम क्लोराइड कंसंट्रेशन डेंसिटी ग्रेडियंट पे इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने से ये दोनों डीएनए जो है सेपरेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो सेपरेट होने के बाद फिर क्या किया गया, फिर 40 मिनट के बाद सैंपल लिया। पहले 20 मिनट के बाद सैंपल लिया गया, फिर 40 मिनट के बाद सैंपल लिया गया। तो 40 मिनट में ये जो 2 डीएनए हैं ये फिर से रेप्लिकेट कर गए। तो फिर से रेप्लिकेट करने का मतलब यहाँ पहले 2 अगर हैं तो यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। जब फिर इनको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर चेक किया गया तब हमें क्या मिलता है कि ये जो यहाँ पे N15 वाला डीएनए था वो अभी भी हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 हेलिक्स थे जो आपस में ज्वाइंटेड थे, तो यहाँ पर भी हमें 2 हेलिक्स मैंने एक हेलिक्स इसमें और एक हेलिक्स इसमें मिल रहा है। बाकी जितने हेलिक्स हमें मिले, बाकी जितने बैक्टीरिया में मिले वो सब नॉर्मल टाइप के थे। यानी जितना यहाँ पे नंबर था डीएनए का उतना यहाँ भी है, हालांकि अलग अलग डीएनए में है, लेकिन जितने हेलिक्स यहाँ पे थे नाइट्रोजन 15 वाले वो अभी भी मौजूद है, हालांकि वो सेपरेट अलग अलग बैक्टीरिया में है। तो इसका मतलब ये डीएनए जो है कंजर्व हो गया, यहाँ भी कंजर्व है, यहाँ भी कंजर्व है, यहाँ भी कंजर्व है, लेकिन हाफ पोर्शन में है ना, पूरी तरह से कंजर्व नहीं हो रहा है। हाफ दूसरा है और हाफ वो पेरेंटल वाला है। तो इसका मतलब सेमी कंजर्वेटिव इसको बोलेंगे। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हाफ पेरेंटल और हाफ न्यू, या 1 हेलिक्स पेरेंटल एंड 1 न्यू। तो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कोई भी डीएनए जो होगा उसमें आधा हाफ डीएनए जो होगा वो पेरेंटल होगा और हाफ जो है वो न्यू बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए मिला हमको उसमें हम देखते हैं एक डीएनए में मिला 14 एनडीए, एकदम नॉर्मल टाइप का डीएनए मिला एक बैक्टीरिया के अंदर। दूसरे बैक्टीरिया में हाइब्रिड मिला है, तीसरे में भी हाइब्रिड मिला। हाइब्रिड का मतलब एक N14 और एक N15, इसको भी हम लोग हाइब्रिड ही बोलेंगे। ये दोनों हाइब्रिड है और इसमें 2 नॉर्मल मिले, 2 हाइब्रिड मिले। तो यहाँ पे हम देखें ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल टाइप है और ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड में आप दोनों कलर देख रहे हैं, इसमें सिर्फ हाइब्रिड मिला था हमको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट सैंपल लिए और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ई कोलाई के अंदर होता जा रहा है और ऐसे डीएनए को हम अलग किए जो कि डबल हेलिक्स हों, मतलब टूटे फूटे वालों को नहीं लिए, जो सही डीएनए थे उनको हम लोग फिर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे अलग किए। अलग करने के बाद उनको हम लोग जब चेक करते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तो हमें हाइब्रिड मिला था सिर्फ, या इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों टाइप के डीएनए मिले, नॉर्मल वाले भी और हाइब्रिड वाले भी, और बराबर अमाउंट में मिले। अगर 50% ये हाइब्रिड था तो 50% नॉर्मल या लाइट डीएनए मिला हमको, लाइट इसको हम लाइट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, हैवी वाला। हैवी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें दोनों नाइट्रोजन के थे, दोनों नाइट्रोजन यानी कि दोनों हेलिक्स में जो नाइट्रोजन था वो कैसा था, हैवी वाला था। हाइब्रिड का मतलब 2 हेलिक्स में से एक हेलिक्स जो है वो नॉर्मल है और एक हेलिक्स जो है वो आइसोटोप वाला है, हैवी वाला है। सॉरी, आइसोटोप इसको नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक अंतर में हम बता दें जरूर कि यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन का लिया गया एटम वो हैवी था, न कि वो रेडियो एक्टिव था। तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं है, ये हैवी है, ठीक है। जबकि और एक्सपेरिमेंट में हम लोग रेडियो एक्टिव लिए थे मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हम लोग हैवी ले रहे हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, सिर्फ हैवी वाला। इसमें हाइब्रिड मतलब एक हैवी एक लाइट और इसमें दोनों लाइट है।
ये दोनों लाइट है और इसमें एक लाइट और एक हैवी है, इसीलिए इसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड मतलब एक लाइट और एक हैवी, ठीक है। इसके बाद सिमिलर एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? टेलर एंड कोलिग्स ने विसिया फैबा बीन्स जिनको बोलते हैं, इस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि रेडियो एक्टिव थायमिडीन लिया। तो रेडियो एक्टिव थायमिडीन से उन्होंने ये बताया कि जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल प्रेजेंट करता है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हाफ जो है कि पेरेंट का होता है और हाफ न्यू बनता है, यानी एक हेलिक्स, वन हेलिक्स फ्रॉम पेरेंट एंड वन हेलिक्स न्यूली जनरेटेड, है ना। इस तरह से हमने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का प्रूफ देखा कि किस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले एक नॉर्मल डीएनए को हमने ग्रो कराया ऐसे मीडियम में जिसमें कि हैवी नाइट्रोजन वाला मीडियम था। हैवी नाइट्रोजन मीडियम में जब उसको ग्रो कराया तो जितने भी उसमें डीएनए बने वो सब कैसे हो गए? हैवी आइसोटोप वाले डीएनए बन गए। फिर बाद में उनको नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में ग्रो कराया गया, तब फिर वो हमें पूरा ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है।